नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कुलदीप मलिक। अब कुलदीप मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो बात मुद्दों की करेंगे, क्योंकि मलिक साहब भी मुद्दों की बातें ज़्यादा करते हैं। लेकिन देश में मुद्दों की बातें कितने लोग सुनते हैं, ये आप बेहतर भली भांति जानते होंगे। लेकिन बात सिर्फ मुद्दों की ही करेंगे, और सबसे पहला सवाल मलिक साहब से मुद्दों के ऊपर ही होगा। तो मलिक साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद चौथ साहब। मलिक साहब, मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन देश में मुद्दों की बात आखिर कहाँ होती हैं? और आप तो हमेशा मुद्दों की ही बात करते हैं। तो आज सबसे पहले बात मुद्दों की ही करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुद्दों की ही बात कर रहे हैं। उनका मुद्दा है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र अगर इंडी गठबंधन की सरकार आ गई तो मंगलसूत्र महिला बहनों पे नहीं रहेगा, उसे भी तिजोरी से छीन लेंगे, गले से उतार लेंगे। कैसे देखते हो? जी चौथ साहब, मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 10-15 साल से डॉक्टर कुलदीप मलिक का केवल और केवल एक ही सपना है कि इस देश की राजनीति में मुद्दों की बात हो। अगर मैं मुद्दों की बात करूं तो मैं चाह रहा कि इस देश की राजनीति में शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, खराब होते हुए पर्यावरण की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो। ये राजनीति के अंदर कहीं ना कहीं असली मुद्दे हैं, जिनको लेकर डॉक्टर कुलदीप मलिक पूरे हिंदुस्तान में संघर्षरत है। लेकिन हो क्या रहा, जब से डॉक्टर कुलदीप मलिक थोड़ा राजनीति के ऊपर अपनी पकड़ बनाने लगा और राजनीति के अंदर में अपनी समझ घुसाने लगा, तो मुझे ऐसा लगा कि राजनीति में ये सारे मुद्दे तो है ही नहीं। यानी कि मैं असली मुद्दों की बात कर रहा, लेकिन राजनीति में जो मुद्दे हैं वे मुद्दे नकली मुद्दे हैं। और इन नकली मुद्दों को राजनीति में ला ला के कहीं ना कहीं ये नेता तो अपना भला कर रहे, लेकिन देश का ये बेड़ा गर्क कर रहे। चौधरी साहब, आप जिन जो मुद्दे मैंने गिनवाए, मैं शिक्षा का मुद्दा गिनवा, मैं स्वास्थ्य का गिनवा, पर्यावरण का गिनवा, बेरोजगारी का गिनवाया, है किसी नेता के अंदर हिम्मत कि वो इन मुद्दों के ऊपर राजनीति करे? इन नेताओं को पता कि जो हिंदुस्तान की भोली भाली जनता है, इस जनता को आप इन नकली मुद्दों के बिहाफ पे बहुत ही अच्छे से फंसा सको और इनमें फंस के इनके वोट को हथिया सको। और यही काम हिंदुस्तान की राजनीति में अभी भी हो रहा, पहले भी हो रहा, और हो सके अगर हम और आप जैसे लोग प्रयास करेंगे, आगे ये काम नहीं होगा। देश की राजनीति में असली मुद्दों की बात होगी। अच्छा मलिक साहब, एक बात और है जी। मतलब ये सवाल आप अन्यथा ना लें। जी मेरा कहना है ये जो एक जेन्युइन बुनियादी सवाल है जी कि बात महंगाई पे, बेरोज़गारी पे, इन सब मुद्दों पे होनी चाहिए, स्वास्थ्य पे होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप टीवी चैनल्स पे देखो, जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं, कोई नंबर 1 बताता, कोई अपने आप को कोई नंबर 2 बताता है। नंबर 2 तो क्या, नंबर 1 ही ज़्यादा बताते हैं, और सब बताने का अपना अपना अधिकार है, अपने को सभी नंबर 1 बताते हैं। जी तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये जो मुद्दे हैं, बुनियादी जो ढांचे के जो मुद्दे हैं, ये कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं? ऐसे मुद्दे जिनका कोई सरोकार नहीं है, वो मुद्दे बढ़ चढ़कर मीडिया पे दिखाई देते हैं और लोगों को भी खूब पसंद आते हैं। जी चौधरी साहब, यही देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। और जब मैं ये सोचता हूँ कि भाई ऐसा क्यों है, मीडिया के अंदर भी ऐसा क्यों है और जनता के सामने ये मुद्दे क्यों परोसे जा रहे, तो कहीं ना कहीं मैं ये सोचता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के लोग बड़े भोले भाले हैं। और इसका आपको बिल्कुल आपके दिल को ये बात छुएगी। आप सोचो कि जिस देश ने इतनी बड़ी गुलामियाँ झेली हो, आप देखो पहले हम मुगलों के गुलाम रहे, यहाँ बहुत ही कम संख्या में मुगल आए, उन्होंने हमें लूटा भी, हमें पीटा भी और क्या क्या यातनाएं दी और हमारे ऊपर शासन भी करा। इसके बाद फिर यहाँ पे अंग्रेज आए, 200 साल तक अंग्रेजों ने हमें लूटा, यातनाएं दी, हमारे ऊपर शासन करा। और जब अंग्रेज गए तो अंग्रेज इस देश के टुकड़े करके गए धर्म के नाम पे। अब यही काम ये जो देश के नेता है, यहां मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा। अब ये पॉलिटिकल पार्टी भी ऐसा ही काम कर रही। हो क्या रहा, जो ये नकली मुद्दे हैं, जाति के, धर्म के, संप्रदाय के, मंदिर के, मस्जिद के, ये कहीं ना कहीं नकली मुद्दे दिखा के लोगों के दिमाग को हैक करा जा रहा। और आज हिंदुस्तान में वही दौर चल रहा
लेकिन अब धीरे धीरे सिचुएशन चेंज हो रही। डॉक्टर कुलदीप मलिक ये भी पूरे हिंदुस्तान की जनता को आश्वासन दे रहा कि हो सके, पहले मैं भी नहीं समझ रहा था लेकिन अब मैं समझा, आप समझे, धीरे धीरे ये चैन जो है बढ़ती जाएगी और कहीं ना कहीं राजनीति में असली मुद्दों की बात होगी। एक बात बताओ, इस किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र कौन सा? शिक्षा का। आज हमारे देश की क्या शिक्षा व्यवस्था है चौधरी साहब? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को विकसित बनाना चाह रहे, 2047 तक वे सपना दिखा रहे। लेकिन मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह चैलेंज करता हूं कि अगर आपने देश की शिक्षा व्यवस्था ना सुधारी, ये देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसे ही आपने चलाई, तो 2047 तक क्या आप इस देश को कभी भी विकसित नहीं बना पाएंगे। आप मलिक साहब विकसित होने की बात कर रहे हैं। आज देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना पड़ रहा है, ये उपलब्धि नहीं है। इसे आप उपलब्धि मानेंगे? जहां 80 करोड़ या उपलब्धि है चौधरी साहब? अरे सर मानी चाहिए जो लोग इसे जो है उपलब्धि बता रहे। और मैं तो आपको भी कह रहा कि अगर आप इसे उपलब्धि बता रहे, जिस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, इसका मतलब 80 करोड़ लोग देश के अंदर ऐसे हैं जो अपना जो है पेट नहीं भर सकते, जिनकी इतनी कमाई नहीं कि वे अपना पेट भी भर ले। और चौधरी साहब ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो इस काम को कर रहे हैं। कभी इन्हीं के प्रधानमंत्री आदर्श इनके अटल बिहारी वाजपेयी एक बात कहते थे संसद के अंदर कि सरकार को अगर कुछ मुफ्त में देना तो 3 चीज मुफ्त में दे दो। उन्हें शिक्षा मुफ्त में दे दो, उन्हें स्वास्थ्य मुफ्त में दे दो और उन्हें न्याय मुफ्त में दे दो। इसके अलावा अगर आप अपनी प्रजा को कुछ भी मुफ्त में देंगे तो आप देश को कमजोर करेंगे और प्रजा को अपाहिज करेंगे। आज यही काम देश की सरकार कर रही। ये अगर ऐसा काम कर रही, मुफ्त में ये अनाज दे रहे, मुफ्त में ये तेल दे रहे, तो कहीं ना कहीं ये देश को कमजोर कर रहे और जनता को अपाहिज बना रहे। और फिर नकली मुद्दे राजनीति में लाके ये इसी जनता को फंसा रहे। लेकिन जनता को ये नहीं पता कि आप अगर इनके चंगुल में फंस रहे तो आने वाले टाइम में भाई इसकी हमें जो है जबरदस्त कीमत चुकानी पड़ेगी। चौधरी साहब जबरदस्त कीमत चुकानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं अगर हम ये भी कहें कि सिर्फ वोटों के लिए येन पेन प्रकारेण, मतलब कैसे भी करके वोट मिलना चाहिए भाई, वो जाति के आधार पे मिले, धर्म के आधार पे मिले या कुछ उल्टा सीधा बयानबाजी करके मिले, लेकिन कायदे में होना क्या चाहिए कि अगर हेट स्पीच है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और किसी भी ऐसे बड़े पद पे बैठने वाले व्यक्ति को किसी भी ऐसी स्पीच से कि जो देश के किसी भी नागरिक को, एक धर्म विशेष को अगर वो कहीं ना कहीं दुख पहुंचा रही है, तो मेरे ख्याल से ये सबसे बुरी बात होनी चाहिए और उसका पक्ष तो कम से कम किसी को ना ही लेना चाहिए। चौधरी साहब ये तो जो है, आप देखो ना, आप चुनाव आचार संहिता की बात करो, आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो, बिल्कुल साफ लिखा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी धर्म के नाम पे वोट नहीं ले सकती। आप धार्मिक किसी भी वाक्य का जो है इस्तेमाल आप वोट लेने के लिए नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ तो देश के प्रधानमंत्री जो है राम के नाम पे वोट मांग रहे, धर्म को जो है राजनीति में घुसा रहे। लेकिन फिर आप देखिए, मानो अगर ऐसा है, आप कह रहे हैं ठीक है, अगर ऐसा है तो उस पर कोई संज्ञान ही नहीं है, ना चुनाव आयोग का संज्ञान है और ना ही माननीय न्यायालय का कोई संज्ञान है। इन सब चीज़ों पे तो कड़ी नज़र होनी चाहिए। जो हमारी संस्थाएं हैं उनका जो है वो अपना कहीं ना कहीं जो उनका दायित्व है उसे सही तरीके से वो नहीं निभा पा रहे हैं। इसका मतलब आप चौधरी साहब एक बात देखो, ये तो सारी की सारी संस्थाएं इनका तोता बन रही। चुनाव आयोग किसका तोता? वो सरकार का तोता। जितनी और दूसरी जो है सारी संस्थाएं, ये सारी की सारी जो है सरकार के तोता बन रही। यानी कि जैसे सरकार कर रही उनके लिए वही फाइनल है। हाँ, विपक्ष वालों के लिए ये भी जो है अपना जो है हंटर खोल कर खड़ा हो जा, तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही सोचने हैं। और मैं तो चौधरी साहब एक बात को अलग अलग मंचों से कहता हूं, हम लोकतंत्र हमारे देश के अंदर है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि लोकतंत्र के अंदर जनता जैसे चाहती है ऐसे नेताओं को चलना होता है। लेकिन आप देखो आज के टाइम में उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ रही। अब हो क्या रहा, जैसे नेता चाह रहे ऐसे जनता चल रही। यानी कि अगर मैं इसी सेंटेंस को रिपीट करूं, जनता को नेताओं के अकॉर्डिंग नहीं डांस करना, नेताओं को जनता के अकॉर्डिंग डांस करना। लेकिन अब नेताओं ने ये नकली मुद्दे फंसा के, धर्म के मुद्दे, जाति के मुद्दे, संप्रदाय के मुद्दे फंसा के
इस जनता को अपने वश में कर रखा और इनके जनता के दिमाग को हैक कर रखा। मैं एक दिन एक साहब एक टीवी डिबेट में था, वहां पे ईवीएम हैकिंग की बात हो रही थी कि भाई ईवीएम हैक कर रखी, ईवीएम हैक कर रखी। मैं कह रहा ईवीएम हैकिंग से बड़ा मुद्दा तो दिमाग की हैकिंग है। आप ये बताओ, जब हम वोट डालने जाते हैं तो हमारे दिमाग में क्या रहना चाहिए? हमारे दिमाग में रहने चाहिए असली मुद्दे। हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि कौन सा प्रत्याशी हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था देगा, कौन सा प्रत्याशी हमें अच्छा स्वास्थ्य देगा, कौन सा प्रत्याशी जो है युवाओं को अच्छे रोजगार देगा, कौन सा प्रत्याशी किसानों की समस्या का जो है समाधान करेगा, कौन सा प्रत्याशी राष्ट्र हित में काम करेगा। लेकिन हमारे दिमाग में क्या रहे? हमारे दिमाग में रहे कौन सा प्रत्याशी किस जाति का, किस धर्म का, ना एक चीज और भी हम सुरक्षित है या नहीं है। हमारे दिमाग में तो ये मुद्दे चल रहे। एक चीज और भी रहती है, इलाज, कि फलाने का इलाज, हाँ, ढिकाने का इलाज, हाँ, उसका इलाज, हाँ, इसका इलाज। हाँ, बस हमें इन्हीं चीजों से तो ऊपर उठना। और मैं फिर कह रहा, भाई देश की जनता जिस दिन जागरूक हो जाएगी, कुलदीप मलिक भी जागरूक हुआ, मुझे भी किसी ने जागरूक करा, अब मैं भी दूसरे लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा। अगर जागरूक हो गए तो अपना इलाज अपने आप ही हो जाएगा। अपना इलाज अपने आप हो जाएगा। और मैं एक बात बताऊं, ये देश के नेता तो कह रहे कि हम इस देश को विश्वगुरु बनाओगे या विकसित बनाओगे। ये देश के नेता विकसित नहीं बनाएंगे, विश्वगुरु नहीं बनाएंगे। अगर इस देश को विकसित बनाना है, विश्वगुरु बनाना है, तो इसमें 143 करोड़ लोगों की भागीदारी होगी। और मैं तो अलग अलग मंचों से इस बात को कह रहा कि इस देश को विकसित बनाने का रास्ता केवल और केवल शिक्षा के गलियारे से होकर चौधरी साहब गुजरता है। ये देश की शिक्षा व्यवस्था को सही कर ले, ये देश में शिक्षकों का सम्मान कर ले। अरे चौधरी साहब, इस देश में 55,000 रुपए में जो है प्राइवेट शिक्षक काम कर रहे, शिक्षकों का इतना बुरा हाल, और ये कह रहे कि हम इस देश को विश्वगुरु बना देंगे। चौधरी साहब, आज गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता। मैं बताऊं, इतनी फीस हो रही, इतनी फीस हो रही। आप जरा इस बात पे चिंतन करना जो मैं कह रहा। जब आज हिंदुस्तान के अंदर कोई बच्चा अपनी मां के पेट से निकलता है तो उसका फ्यूचर डिसाइड हो जाता है कि भाई वो बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाएगा। अगर कोई अमीर का बच्चा वो प्राइवेट स्कूल में जाएगा, वो हॉर्लिक्स का दूध पिएगा, वो बादाम खाएगा, मुनक्का खाएगा, किशमिश खाएगा, एसी बस में बैठ के स्कूल जाएगा। और जो गरीब का बच्चा, वो बेचारा सरकारी स्कूल में जाएगा, वो वहां पे जो है खिचड़ी खाएगा, वो दलिया खाएगा, उसमें मक्खी और मच्छर मिले होंगे। फिर जब ये दोनों बच्चे आपस में कंपटीशन के लिए आएंगे तो मुझे बताओ, हॉर्लिक्स वाला बच्चा बाजी मारेगा नहीं मारेगा? तो इसका मतलब है देश के अंदर ये अमीर पैसे वाले लोग तो आगे बढ़ते रहेंगे और भाई गरीब लोग हमेशा पीछे बढ़ते रहेंगे। और इन गरीब लोगों को ये सरकार 5 किलो अनाज में इन्हें बहकाती रहेगी। ध्यान दे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता, उन्होंने एक ही बात कही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं वर्तमान समय में इस शिक्षा के ऊपर प्रहार हो रहा। गरीब का बच्चा इस शिक्षा रूपी दूध को ना पी सके और वो ना दहाड़ सके, ऐसी पूरी तैयारी करी जा रही। जब ये लोगों को बात समझ आ जाएगी। चौधरी साहब, मैं एक साधारण फैमिली से हूं, मेरे मम्मी पिताजी प्राइमरी में शिक्षक थे। मैं सारी की सारी एजुकेशन सरकारी संस्थान से ली, हम पढ़ लिए। कई बार मैं सोचता हूं कि अगर आज के दौर में डॉक्टर कुलदीप मलिक पैदा होता तो क्या डॉक्टर कुलदीप मलिक पढ़ पाता? पढ़ ना पाता। आज गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। तो मैं हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों से यह निवेदन करता हूं कि जो नेता, किसी भी पार्टी का नेता हो, आपके पास अगर वोट मांगने के लिए आता है तो आप उसके दिमाग में ये असली मुद्दे घुसाओ। आप उसे कहो कि कैसे हमारे बच्चे को शिक्षा मिलेगी, कैसे इसे रोजगार मिलेगा, कैसे इस देश में हवा शुद्ध होगी, कैसे हमें पानी मिलेगा। बेंगलुरु के अंदर पानी खत्म हो रहा चौधरी साहब, पता आपको? वो तो आप कुछ दिनों बाद में आपको नोएडा और एनसीआर के अंदर भी ऐसा ही नजर आएगा। है किसी मीडिया वाले के उसमें हिम्मत है कि बेंगलुरु में जो पानी खत्म हो रहा है उसके ऊपर बात कर सके? अरे श्रीमान जी, आप क्या बात कर रहे? मैं तो कई बार जब ये सारी बातें सोचता हूं, मेरा तो दिल जो है रोता है। और खास तौर से भाई इन नेताओं को भी ऊपर जाके हिसाब देना, जरा धर्म की बात तो करे। ये नेता भी सोच ले कि ऊपर जाओगे तो हमें भी हिसाब देना पड़ेगा कि आपने जनता के लिए कितना न्याय किया। और ऐसा ना हो जब ऊपर जाकर आपको हिसाब देना पड़े तो फिर देख लेना आप कितना अन्याय देश के लिए कर रहे, जनता के लिए कर रहे। और आप अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हो, आप अपने आप को देश प्रेमी कहते हो, और जो आम जनता है जो सही डायरेक्शन में चलना चाह रही, उसको आप पाकिस्तानी बताओ, उसको आप देशद्रोही बताओ, उसको आप खालिस्तानी बताओ।
कहीं ना कहीं जनता को सोचना पड़ेगा। और चो साहब, मैं फिर मुझे ऐसा बिल्कुल मेरे दिल से आवाज निकल रही कि कभी ना कभी हिंदुस्तान की जनता समझेगी और राजनीति के अंदर असली मुद्दों की बात होगी। और फिलहाल मुझे ऐसा नजर भी आ रहा, चूंकि अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे और पश्चिम उत्तर प्रदेश, चूंकि मैं अब फिलहाल क्या राजनीति में फिलहाल आपको क्या नजर आ रहा है, ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर और सूक्ष्म में बताओ। नहीं, जहां तक मैं फिलहाल वर्तमान राजनीति की बात कर रहा, चूंकि पहले दौर का चुनाव हो चुका और पहले दौर के चुनाव में बदलाव नजर आ रहा। और कहीं ना कहीं जो असली मुद्दे हैं, आप देखो पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोग जो है वहां पे अग्निवीर का मुद्दा युवाओं के बीच में बहुत चल रहा, रोजगार का मुद्दा वहां पे चल रहा, शिक्षा का मुद्दा वहां पे चल रहा। और मैं तो बताऊं, मैं तो मुजफ्फरनगर के क्षेत्र में घर घर घूमा, लोगों के जहन में अब ये सारे मुद्दे घुस चुके और आने वाले समय में हिंदू मुस्लिम नहीं चलने का, मंदिर मस्जिद नहीं चलने का, केवल और केवल असली मुद्दे चलेंगे। शिक्षा का चलेगा, स्वास्थ्य का चलेगा, खराब होते हुए पर्यावरण का चलेगा, बेरोजगारी का चलेगा, किसानों का चलेगा, ये सारे के सारे महंगाई का, भ्रष्टाचार का। और खासतौर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजनीति में अपराधीकरण का मुद्दा लेकर आए थे। कहते राजनीति में अपराधीकरण खत्म कर देंगे। तो कहीं ना कहीं अब ये सारे के सारे मुद्दे मुझे लगता है कि देश की राजनीति में चलेंगे। और जब ये मुद्दे देश की राजनीति में चलेंगे तभी ये देश विकसित होगा। अन्यथा आदरणीय प्रधानमंत्री या किसी दूसरे नेता के कहने से ये देश विकसित नहीं बन सकता। तो मलिक साहब का बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहना है, और वो मैं आपको डायलॉग के रूप में बता देता हूं कि कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बदलने वाला है। अब कब बदलने वाला है, कितना बदलने वाला है, ये तो इलेक्शन हो जाने के बाद ही सबको नज़र आ जाएगा। लेकिन मलिक साहब ने बड़ी स्पष्ट रूप से बात रखी है। आप बातों को किस तरीके से समझे हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चो साहब।